तो पहले अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर दो चार्जेस है Q1 Q2 और ये तीसरा चार्ज है Q, ठीक है। तो इसके ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, F Q2 के Q2 Q अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि F Q2, जो Q2 की वजह से जो फोर्स है Q के ऊपर, वो Q1 से इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा कुछ भी टर्म नहीं है जो कि Q1 से डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से F Q1 भी Q2 से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्किप कर दोगे, मतलब पहुंच जाओगे और वहां पे देख लेना, ठीक है। तो चलो, हाँ, इसका डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज particle due to other is independent of any third charge particle in the surrounding, ठीक है। जैसे कि अगर अपन ये मतलब ये दो चार्जेस को कंसिडर करें, तो Q के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो Q2 से इंडिपेंडेंट होगा। तो मैं और इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बस इतना ही। तो चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपना पहला न्यूमेरिकल मैं नंबरिंग सीरियल वाइज करूंगा। तो टोटल कितना क्वेश्चंस अपन करते हैं उसका भी एक अपने को फिगर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एक्सिस है, ठीक। ये एक्स, ये वाई, ठीक। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, से Q1 और Q2, ठीक है। तो और एक चार्ज है, तीसरा चार्ज Q, जो कि ओरिजिन में। तो आपको दे रखा है कि अम, ये दोनों चार्ज थीटा एंगल कर रहे हैं, ठीक। और क्या, ये जो डिस्टेंस है मान लो आर मान लो, ठीक है। तो आपको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 एंड Q2, आपको ये निकालना है, ठीक। तो शुरू हो जाओ। तो ट्राई कर लिया, बस अभी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो Q2 की वजह से जो फोर्स होगा Q के ऊपर, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका वैल्यू F Q2 एज्यूम कर लो, और इसका वैल्यू होगा K Q2 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से Q1 की वजह से Q के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उसका F Q1 बोल लो उसको, तो उसका वैल्यू होगा K Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो कोई बात नहीं, पहले एंगल देख लेते हैं। ये अगर थीटा हुआ, ठीक, तो ये एंगल कितना हुआ बताओ। देखो, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा, ठीक उसी तरीके से ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा। तो अपन इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे, और बस नेट फोर्स निकाल देंगे। तो करते हैं F Q1 आई क्या, उसका वैल्यू कितना होगा K Q1 Q ऑन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और आई क्या, एक काम कर लेते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये कॉस थीटा आई कैप हुआ, प्लस K Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अपन इसको रिजॉल्व किए ऐसे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया
वाई एक्सिस, ये आई कैप, ये जे कैप, ठीक है। तो ये एफ क्यू वन को रिजर्व कर दिए, अभी एफ क्यू टू को, एफ क्यू टू, तो वो होगा के क्यू टू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस वाला इसका कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा, तो माइनस साइन आपका यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पे प्लस है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो ठीक, के क्यू वन, सॉरी क्यू टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, ठीक। तो अभी आपका एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, मतलब एफ क्यू वन प्लस एफ क्यू टू। तो ऐड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सब में कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं। तो क्यू वन प्लस क्यू टू टाइम्स कॉस थीटा प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू टाइम्स साइन थीटा। थोड़ा इसको रख लेते हैं, हाँ ये हो गया आपका आई कैप, ये जे कैप, सो ये हो गया आपका एफ नेट, बस। हाँ, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको ये थीटा नहीं दिया रहेगा, आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया रहेगा कि ये कुछ R1 होगा, ये कुछ R2 होगा, तो आपको कैसे करना है, तो उसमें भी कुछ करना नहीं है, आपको बस कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है उनका कंपोनेंट्स को, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। वो बेकार सा क्वेश्चन है, वो तो मैं कराऊंगा नहीं, आप देख लोगे खुद से, ठीक है। तो ये आपका पहला, तो कंसिडर करो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन चार्ज है, ठीक है। और इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे कुछ पॉइंट तक, तो इसके एक्सटेंडेड सेक्शन पे कोई एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, उसका वैल्यू Q है, ठीक। और इसके ऊपर चार्जेस बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका सॉरी यूनिट लेंथ है मान लो लैम्बडा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि और एक इंफॉर्मेशन, ये जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है, स्मॉल r। तो आपको Q के ऊपर इस लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाओ, ट्राई कर लिया, अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। खैर अपने को तो कूलम्स लॉ पता है, और कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है खाली क्या पॉइंट चार्जेस की वजह से। तो ये तो पॉइंट चार्ज है, पर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक कंटिन्यूस बॉडी है, ठीक है। तो इसको अपन को पहले पॉइंट चार्ज में कंसिडर करना पड़ेगा, आई मीन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पता है कि अगर अपन कोई एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसिडर करेंगे, से ये एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, मान लो dx, तो इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बाकी सेक्शन के वजह से अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक। तो पहले मतलब ऐसे छोटा सा सेक्शन को कंसिडर करेंगे, उसके वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो देखेंगे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, मतलब थ्रू आउट दिस लेंथ, तो उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलो dx हो गया ये लेंथ, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से q तक मान लो x है, ठीक है। तो अपने को पहले निकालना पड़ेगा dx के वजह से, मतलब dx पे कितना चार्ज है, ठीक। चार्ज नहीं निकालोगे तो कूलम्स लॉ लगाओगे कैसे। तो मान लो dx के वजह से dq चार्ज हो रहा है, तो dq चार्ज का वैल्यू कितना होगा, लैम्बडा टाइम dx, क्योंकि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो बस लैम्बडा टाइम dx हो गया। dq का वैल्यू तो de, मान लो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो de है, dq की वजह से, तो उसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, है कि नहीं। तो ये de का डायरेक्शन हो गया, तो d का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू होगा k dq टाइम्स q अपॉन एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस अपन एक्स कंसिडर कर रहे हैं ना। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन तो बोलना ही भूल गया,
ये लाइन चार्ज का लेंथ L है, ठीक है। तो बस अब देखते हैं, ये हो गया डी क्यू, हाँ जो भी है हो गया। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, डी को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे पहले डी क्यू को सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए आपको डी एक्स का टर्म चाहिए ना, ये एक्स वेरिएबल है ना। तो बस इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्बडा क्यू टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपने को x का लिमिट्स डालना पड़ेगा। तो x का लिमिट्स क्या होगा, पहला जो सबसे नियरेस्ट वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये q पॉइंट से कितना दूर में है, r डिस्टेंस पे, तो ये r हो गया। और सबसे फार वाला मतलब फारदेस्ट पॉइंट जो है वो ये है, ये q से कितना डिस्टेंस पे, r प्लस एक्स, r प्लस एक्स, ठीक है। तो अब इसको बस इंटीग्रेशन करना है, बस निकल गया आपका आंसर। सॉरी, r प्लस एल, r प्लस एल। तो E इक्वल्स, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दो, के लैम्बडा क्यू, ठीक। तो 1/x² डी एक्स, आर से आर प्लस एल। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना है, -1/x, ठीक। तो ये हो गया -1/x। अच्छा, इसका लिमिट्स पहले, मतलब कांस्टेंट तो पहले लिखना पड़ेगा ना, के लैम्बडा क्यू टाइम्स -1/x, इसका लिमिट्स r से r प्लस एल, ठीक है। तो के लैम्बडा क्यू -1/r प्लस एल प्लस 1/r, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा के लैम्बडा क्यू अपॉन r होल r प्लस एल टाइम्स एल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई नेट, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मूव करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये अच्छा वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कोई एक बॉल है, ये दूसरा बॉल, ठीक है। और ये सिमेट्री पे है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। ये दोनों हैंग कर रहे हैं, इसका लेंथ एल है, इसका भी एल है। और इसका जो चार्ज है वो मान लो क्यू है, और इसका भी क्यू है, ठीक। और ये बॉल्स का जो डेंसिटी है वो सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपका जो ये सिस्टम है, इसको एक लिक्विड के अंदर इमर्ज किया गया, कुछ इस तरीके से। और इमर्ज करने के बाद भी जो एंगल है ये दोनों, ये थीटा ही रहा, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। और लेंथ तो एल ही है, ठीक। चार्ज भी क्यू है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं है। और जो डेंसिटी ये बॉल्स का है वो सिग्मा है। अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो ये है कि ये लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एप्सिलॉन आर, ये लिक्विड के वजह से, ठीक। तो एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना है, जो कि लिक्विड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ, ट्राई कर लिया। तो मेरे ख्याल से 50% बच्चे निकाल चुके होंगे, जिनको जिनको बोयन जिनको जिनको बोयंसी का कॉन्सेप्ट याद है वो आराम से निकाल रखे होंगे। तो चलो, जिनको याद है कोई बात नहीं, मैं मतलब याद नहीं है, मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले तो जब इमर्ज नहीं था, तो कोई एक बॉल उठा लो और उसका फ्री बॉल डायग्राम बनाओ कि कैसे कैसे फोर्स लग रहे हैं, ठीक। तो ये चार्ज क्यू है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से,
वो होगा एफ, एफ मान लो, ठीक। और इसका जो एक टेंशन लगेगा स्ट्रिंग की वजह से, मान लो टी। और ये जो एंगल है, ये देखो, ये थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसका कुछ वेट लगेगा, वो होगा आपका रो वी जी। वी क्या है, वॉल्यूम। अपन ये कंसिडर करें, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये कंसिडर करें कि इसका वॉल्यूम वी है। तो मास क्या होता है, मास इक्वल्स सिग्मा, मतलब डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो ये खैर अपन ने एम जी ही लिखा है। तो बस ये हो गया जब एप्सिलॉन नॉट था। जब इमर्ज कर लिया अपन ने, तो क्या होगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा, बस एक बोयंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, एफ बी उसका एज्यूम कर लो। बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेंगे। ये टी हो गया, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा अपन ने कांस्टेंट, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा कांस्टेंट है। और ये जो फोर्स होगा वो होगा एफ बाई एप्सिलॉन आर। वो कैसे, वो ऐसे कि जो एफ का वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन जो भी डिस्टेंस है, ये इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, सिर्फ मान लो आर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे जब इसको इमर्ज कर लिया अपन ने, तो जो फोर्स होगा, उसका जो इमर्स्ड फोर्स होगा वो होगा एफ, मतलब सॉरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा आपका एफ बाई एप्सिलॉन आर, ठीक। तो अपन ने वही लिख रखा है यहाँ पे। इतना सारा चीजें हर स्टेप में लिखोगे तो पागल हो जाओगे, सो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एफ बाई एप्सिलॉन आर लिख दी। अब इसका कोई मतलब कोई क्या वेट लग रहा है, वो होगा रो वी जी, ठीक। तो आपको जो याद रखने वाली बात थी वो ये थी कि आपका एफ बी का वैल्यू कितना है। एफ बी का वैल्यू होगा रो वी जी। रो वी जी क्यों, क्योंकि इतना वॉल्यूम का जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा, तो इसी की वजह से जो फोर्स लगेगा, बुयांसी फोर्स, वो रो भी जी टाइम्स लगेगा, ठीक है। तो चलो नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो होगा टी साइन थीटा इक्वल्स एफ। ये इक्विलिब्रियम में है ना, मूव नहीं कर रहा है, सो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ। और वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा इक्वल्स क्या, रो वी जी। अच्छा, आप लोगों में से कोई पूछेगा कि टी साइन थीटा कैसे हुआ, कुछ नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होगा टी कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो टी साइन थीटा हो गया। तो ठीक उसी तरीके से ऊपर वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो टी साइन 90 माइनस थीटा होगा, तो वो कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका जब इमर्ज नहीं हुआ था। जब इसको लिक्विड में डाल दिया अपन ने, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि टी, इसको मान लो टी डैश, ठीक है, क्योंकि टेंशन अलग होगा ना, बॉयंट फोर्स लगेगा। तो टी डैश साइन थीटा इक्वल्स एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक। और वैसे ही टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ बी, दो फोर्स है ना, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट और ये बॉयंट फोर्स, इक्वल्स टू रो वी जी, ठीक। तो इसको, इस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स रो माइनस सिग्मा माइनस रो टाइम्स वी जी। ये कैसे हुआ, ये देखो एफ बी को, एफ बी का वैल्यू रो वी जी है, तो सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी कॉमन गया, तो सिग्मा माइनस रो, ठीक। तो ये हो गया आपका इमर्ज करने के बाद जो एफ है उसका इक्वेशन। तो अभी क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। ये मान लो इक्वेशन 1 है और 2 है, तो 1/2, ये कितना होगा, ये होगा tan थीटा इक्वल्स एफ बाय सिग्मा वी जी, सिंपल। इसको मान लो इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। तो 3/4 का वैल्यू कितना होगा, वही tan थीटा, टी डैश कट रहा है ना,
तो tan थीटा इक्वल्स F बाय एप्सिलॉन r अपॉन सिग्मा माइनस रो टाइम्स Vg। तो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि थीटा कांस्टेंट है, मतलब थीटा चेंज नहीं हो रहा है इमर्ज करने के बाद भी। तो यहाँ पे दोनों tan थीटा का वैल्यू सेम है, तो बस इक्वेट कर देंगे इन दोनों को। F बाय सिग्मा Vg इक्वल्स F अपॉन एप्सिलॉन r अपॉन सिग्मा माइनस रो टाइम्स Vg। ये Vg कैंसिल हो गया, F भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा कि एप्सिलॉन, सॉरी जिसे लिख लेते हैं, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। ठीक है, तो ये आ गया आपका डाइलेक्ट्रिक्स का वैल्यू। बस क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको बुयांट फोर्स का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज्ड बॉडी अराउंड इट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो कोई एक चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये दोनों टेस्ट चार्ज का क्राइटेरिया है कि वो छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो जनरली अपन उसको +1 ही लेते हैं। ठीक, तो ये कोई एक टेस्ट चार्ज है +1 कूलम, और यहाँ पे कोई एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो ये चार्ज बॉडी, तो इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो पहले एक पॉइंट चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लो Q है, और एक टेस्ट चार्ज कुछ यहाँ पे है जो कि +1 कूलम है, और ये जो डिस्टेंस है वो मान लो कितना R। ठीक है, तो अगर क्या मतलब ये प्लस, मतलब ये जो Q है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू होगा KQ टाइम्स 1 अपॉन R²। तो इसको अपन KQ अपॉन R² लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका वैल्यू KQ अपॉन R² हो गया। ठीक है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए भी देखेंगे अपन, पर पहले पॉइंट चार्ज का देख लो कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज स्पेस में है, वो R डिस्टेंस है आपका टेस्ट चार्ज से, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो होगा KQ अपॉन R²। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस +1 की जगह अपन कोई एक चार्ज रखते हैं से कैपिटल Q, तो इस कैपिटल Q के ऊपर +Q मान लो, मतलब कोई भी चार्ज कैपिटल Q मान लो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इस Q के ऊपर जो फोर्स लगता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना लगता से Fe, उसका वैल्यू होता KQ अपॉन R²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E टाइम्स Q, है कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रख लो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा और आपको उस पॉइंट पे कोई एक चार्ज रख दिया है, मतलब मान लो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इस पॉइंट पे कोई एक चार्ज रख दिया से Q2, तो उसके वजह से जो वो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा E टाइम्स Q2, जो कि होगा KQ अपॉन R²। ठीक है, समझ में आ गया? अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिसाइड होता है? वो ऐसे होता है कि अगर +Q चार्ज हुआ, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से अगर +Q चार्ज हुआ तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो कांस्टेंट है जो कि +1 कूलम है। ठीक है,
तो अगर पॉजिटिव हुआ तो रिपेल करेगा, इसका मतलब राइट वर्ड होगा अगर चार्ज यहाँ पे है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे +1 है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब टूवर्ड्स क्यू नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, तो अभी कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। ये कोई एक चार्ज है +Q, ये कोई एक चार्ज है -Q, ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट से P। तो आपको निकालना है कि इस P के ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर ये जो लेंथ है वो से L/2 है, और ध्यान रखना कि ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो ये L/2 मतलब ये भी L/2 होगा। तो आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो शुरू हो जाओ, ट्राई कर लिया, अभी मैं बताता हूँ। तो इस P पॉइंट पे +Q की वजह से एक आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक, -Q की वजह से टूवर्ड्स -Q मतलब इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे चार्जेस बराबर है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बराबर होगा उसका जो वैल्यू होगा, ठीक। तो ई नेट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई, जो कि है 2 टाइम्स KQ/R²। सॉरी, आर यहाँ पे कितना है बताओ, L/2 है, सो L/2 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब तक कि ये मतलब पॉइंट अपन सेंटर में कंसिडर करें तब तक ये चीज़ होगा, मतलब ये चीज़ वैलिड है। जब ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आ जाएगा तब ये जो डिस्टेंस होगा वो L/2 से ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो डिस्टेंस जब L/2 से ज़्यादा होगा तब अपन को इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो अगर ये पॉइंट सेंटर में नहीं होता, अपन इसको इरेज कर लेते और क्वेश्चन देख लेते फिर से। अगर सेंटर में नहीं होता तो क्या करते, तो इसको भी मिटा देते हैं। मान लो ये पॉइंट सेंटर पे नहीं है और ये जो डिस्टेंस है वो A है, ठीक, और ये डिस्टेंस है B। तब P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसमें कुछ नहीं है, बस से मान लो +Q की वजह से EA, -Q की वजह से भी इसी डायरेक्शन में EB। तो EA का वैल्यू कितना होता, वो होता KQ/A², और EB का कितना होता KQ/B²। सो जो E नेट होता वो कितना होता EA + EB, ठीक है। तो वो होता आपका KQ कॉमन ले लो और 1/A² + 1/B², इजी। तो बस अभी कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, मतलब ये तो बोरिंग चीज़ें हो गया, अभी कुछ इंटरेस्टिंग सा देखते हैं। तो अपन एक्चुअली यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, पर मैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बताऊंगा। तो देखते हैं, पहले एक नंबरिंग देख लेते हैं, ये कौन सा नंबर है क्वेश्चन का। ये 3 था, अभी फोर्थ, ठीक है। तो मान लो पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी ये एक्सिस, YX, ठीक है, और आपका 2 चार्जेस यहाँ पे प्लेस्ड है, ये मान लो Q है और यहाँ पे भी Q चार्ज है, ठीक। से ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब ये जो Q जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले तो नल पॉइंट निकालना है, ठीक। सो फाइंड नल पॉइंट, नल पॉइंट एज इन आपको ऐसा कोई एक पॉइंट निकालना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है। तो ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊँगा।
ट्राई कर लिया। अब देखते हैं जो नल पॉइंट होगा वो किस, मतलब पहले तो देख लेते हैं लेफ़्ट साइड में होगा क्या। अगर लेफ़्ट साइड में कोई एक चार्ज अपन +1 कूलम प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा, पहले इसके वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसके वजह से इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक, तो जो नेट फोर्स होगा वो यहाँ मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके वजह से भी यहाँ पे हो रहा है और इसके वजह से भी यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों वेक्टर के लिए ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी कैंसिल हो गया, मतलब ये ऑप्शन अपने पास नहीं है। अभी राइट साइड में देखते हैं। तो खैर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट वैसे ही प्लेस्ड है, तो क्यू के वजह से, ए क्यू के वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, इसके वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एडअप हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब अपने पास क्या बचा सेंटर में, मतलब इन दोनों के बीच में। तो अगर मान लो कि अपन को एक चार्ज यहाँ पे प्लेस करते हैं +1 कूलम, या फिर माइनस भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर टेस्ट चार्ज है तो +1 ही प्लेस करते हैं। तो इसके ऊपर इसके वजह से कैसे फोर्स आएगा, ऐसे अलग कलर में ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे फोर्स आएगा इसके वजह से, और इसके वजह से कैसे फोर्स आएगा, यूँ। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि ये सेंटर में है, ठीक है, और ये दोनों चार्जेस का वैल्यू भी सेम है, तो ये जो दोनों फोर्सेस है वो कैंसिल आउट कर देंगे अपने आप को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 0। तो बस आपको आपका नल पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका नल पॉइंट। अभी आपको क्या निकालना है, ये तो बिट 1 हो गया। बिट 2 क्वेश्चन है कि आपको फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट पोजेस। ठीक है, तो ये कौन सा तरीके का इक्विलिब्रियम पोजेस करता है। अगर आप लोग को इक्विलिब्रियम याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये और ये, यहाँ पे कोई एक बॉल है, इसको अगर आप ऊपर, मतलब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करोगे, आई मीन पुश करोगे, तो वो आप वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फोर्स लगाना है। इक्विलिब्रियम हमेशा स्मॉल फोर्स के ऊपर ही देखा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से आप धकेल दिए तो ये ऊपर से बाहर ही निकल गया, तो ऐसा नहीं है। छोटा सा फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे कि ये बॉल वापस रोल करके अपनी जगह आ जाएगा, तो ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे कोई एक बॉल है, तो इसको अगर छोटा सा आप पुश दोगे तो क्या होगा, ये अपनी जगह से बिल्कुल ही निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जो बॉल है, अगर इसको आप पुश दोगे तो वो कुछ नहीं होगा, मतलब इसी पोजीशन में, इसी स्टेट में रहेगा, बस अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो होता है न्यूट्रल। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा इक्विलिब्रियम है ये। ठीक है, तो पॉज करो और ट्राई करो। ट्राई कर लिया। अब देखो, अब ये है कि अगर आप इसको राइट वर्ड पुश करोगे तो क्या होगा, देखते हैं पहले। छोटा सा अगर आप इसको राइट वर्ड पुश दोगे तो नया जो पोजीशन होगा वो कुछ यहाँ पे होएगा, ये कुछ dx लेंथ है। ठीक है, तो ये +q जो है वो इसको इस तरीके से ढकेलेगा। ठीक, और ये +q इसको इस तरीके से ढकेलेगा, है कि नहीं। तो आपका जो ये वाला फोर्स है, जो इसका जो पुशिंग फोर्स है, वो इसके पुशिंग फोर्स से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ये जो बॉल, मतलब यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज का एक बॉल रख दोगे, वो रोल बैक करके अपना ओरिजिनल पोजीशन को आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा तरीके का इक्विलिब्रियम हो गया, अलोंग द लाइन x, वो होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो पहला आपका स्टेबल अलोंग लाइन x। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, शिट आपका एक्सिस से निकल गया। यार चलो फ्री हैंड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक,
ये आपका क्यू हो गया, ये आपका नल पॉइंट हो गया। तो अभी अलॉन्ग एक्स एक्सिस देख लिया, अभी अलॉन्ग वाई एक्सिस देख लेते हैं। तो अगर इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे, छोटा सा पुश देंगे जो कि ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा, उसका नया पोजीशन कुछ यहाँ पे होएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में इसको इस तरीके से एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और इसके वजह से भी इस तरीके से एक फोर्स लगेगा। तो क्या हुआ, जो नेट फोर्स होगा वो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला तो मतलब एक्स एक्सिस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक नेट कंपोनेंट लगेगा। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर नेट कंपोनेंट लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इधर भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट को थोड़ा सा अगर फोर्स देंगे तो वो अपनी जगह से आई मीन अपना इक्विलिब्रियम स्टेट ही लूज कर लेता है। तो इसीलिए ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अनस्टेबल अलोंग लाइन वाई, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो अभी अपन एज्यूम कर रहे थे कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये सब चीज़ें वैलिड होता। अगर इसी पॉइंट पे अगर अपन एक नेगेटिव मतलब -1 कूलम चार्ज रख देते हैं तब क्या होगा, चलो देखते हैं। अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है सही है। तो चलो देखते हैं। ये वही नल पॉइंट तो वही रहेगा, क्योंकि अगर माइनस चार्ज हुआ तो जो फोर्स का डायरेक्शन क्यूब के वजह से होगा वो यहाँ इसी डायरेक्शन में होगा और इसके वजह से इस डायरेक्शन में होगा। अट्रैक्टिव है ना, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो नल पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, हाँ ये कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे चार्जेस बराबर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा थोड़ी हुआ कि ये दोनों मतलब मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट है और आप नल पॉइंट इसको सेंटर में ही ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो देखते हैं इसको -1 चार्ज अपन कंसिडर करें, मतलब नेगेटिव चार्ज कंसिडर करें। तो इसका यही पहला तो नल पॉइंट तो वही है, दूसरा बिट है कि इक्विलिब्रियम कैसा पोजेस करता है। तो ये तो खैर पॉजिटिव के लिए होगा, अभी नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो अगर इसको अपन थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हो, बस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस देखना। तो अगर थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा वो, हाँ इसके वजह से इस डायरेक्शन में होगा और इसके वजह से ऐसे लगेगा। ठीक है, पर ये जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ/R²। तो ये डिस्टेंस जितना छोटा होगा इसका वैल्यू उतना बड़ा होगा। ठीक, तो इसीलिए ये जो फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा इसके मुकाबले, मतलब ये क्यू इसके ऊपर कम फोर्स लगाएगा इस क्यू की वजह से, जब ये थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपका जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा, तो बस ये पॉइंट इधर भाग जाएगा, मतलब ये नेगेटिव वाला चार्ज इधर भाग जाएगा। तो ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब देखते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होता है। तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया अपन ने जैसे पहले किया था। तो ऊपर जब शिफ्ट हो गया, इस क्यू की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, इस क्यू की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स भी सेम लग रहा है और सिमेट्री की वजह से दोनों का वैल्यू भी सेम होगा, तो कैंसिल हो गया। अभी इसका एक नेट डाउनवर्ड कंपोनेंट लगेगा वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो वो क्या करेगा, इसको वापस अपनी जगह लाने का कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अगर पुश दे रहे हो तो वापस अपनी स्टेट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये हो गया फॉर नेगेटिव चार्ज। तो बस इतना ही है। आपको मैं अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो शिफ्ट हुआ ना, मतलब इधर ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये वापस अपनी जगह आने का ट्राई करेगा,
तो आपको क्या करना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है इस एस मोशन के लिए, क्योंकि जब अगर इसको अगर आप ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो वो नीचे आएगा, फिर इस पॉइंट के बाद नीचे आने के बाद आपका फिर से उसको एक फोर्स लगेगा, अगर ये पॉइंट नीचे आ गया तो इसको वैसे ही फोर्स लगेगा, तो उसका नेट फोर्स इधर आएगा, तो वो फिर से इस पॉइंट पर आने का ट्राई करेगा। तो ये एक एस मोशन हो रहा है, ठीक है, अप डाउन एस मोशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस मोशन का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, और मतलब कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज़ के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई एक पॉइंट पे, वो भी देखेंगे। उसका खैर एक ग्लिम्स तो मैंने दे रखा है कि अगर एक लाइन चार्ज हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख लो, हाँ ये वाला, इसका ग्लिम्स मैंने दे रखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो डिफरेंट टाइप के बॉडीज़ के लिए अपन देखेंगे कि कैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज़ का मैं रिजल्ट भी दूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप बस ये ट्राई कर देना एक बार, ये जो है इसका टाइम पीरियड निकालना है, फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।